नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। बोलने की कला यानी वक्तृत्व कला एक विकसित किया जाने वाला गुण है जो सबके अंदर हो यह कोई जरूरी नहीं। सुनने के कौशल का महत्व तो बहुत अधिक है ही। आदर्श वक्ता बनने के लिए सबसे पहले हमें आदर्श श्रोता होना चाहिए। इसके साथ बोलने को लेकर हमें समय के प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए। जितना समय मिला हो उसी में हमें गागर में सागर भरने की तरह बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए, समय के एक एक सेकंड का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। कुछ लोग जब अवसर मिलता है तो 1-2 मिनट तो केवल सोचते या भूमिका बनाते ही निकाल देते हैं और बचे हुए 1-2 मिनटों में उन्हें अपनी बात कहनी होती है। यदि हम सामान्य व्यवहारिक संदर्भ में भी बात करें तो समय प्रबंधन का वहां भी महत्व है। यदि ठीक से हम त्वरित तरीके से किसी संदर्भ के अनुसार बोलना नहीं सीखेंगे तो एक अच्छे वक्ता नहीं बन पाएंगे। समय का प्रबंधन जीवन के हर आयाम में बेहद जरूरी है। वक्तृत्व कला की दृष्टि से तो उसकी उपयोगिता से हम कतई इनकार नहीं कर सकते। इसके साथ प्रभावकारी वक्तृत्व हो, आपका बोलना सामने वाले पर प्रभाव डाले, इसके संदर्भ में भी विचार करना चाहिए। इसकी कुछ युक्तियों में आपके द्वारा चुने गए वाक्य सही संदर्भ के अनुसार सटीक और रोचक शब्दावली का चुनाव, ये सारे लगभग सापेक्ष हैं। श्रोता के संदर्भ में इनका चुनाव हो सकता है। आमतौर पर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना सही होता है क्योंकि इससे बोधगम्यता के बढ़ने की संभावना है और श्रोता की रुचि, शिक्षा या उस समय की मानसिक स्थिति, माहौल आदि के अनुसार हम शब्द चुनाव करते हुए वाक्य रचना करनी चाहिए। और कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि वक्ता श्रोता को सामान्य बोधगम्यता के स्तर से आगे ले जाकर उसे सम्मोहित करने तक पहुंचे। यही वक्तृत्व की सबसे बड़ी सफलता होती है। तो आदर्श वक्तृत्व कला के लिए आगे आने वाले अवसर या अवसरों की कल्पना करते हुए तैयारी भी की जा सकती है। कई बार लोग अपने आत्मविश्वास को परखने के लिए आईने के सामने खड़े होकर भी बोलने का अभ्यास करते हैं और उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जो कल हमें बोलना है उसकी आज तैयारी और कई बार खुद वक्ता और श्रोता बनते हुए भी अभ्यास किया जाता है। और बेहतर स्थिति तो उससे भी अधिक यह होगी कि कोई आपके स्तर का, आपका समान धर्मा दोस्त हो, कोई मित्र हो, जिसके सामने अपने भावी वक्तृत्व को परीक्षित कर सकें। आदर्श वक्ता के लिए जो उच्चारण का पक्ष है उस पर पिछले एक वीडियो में भी बात हुई थी। मानक उच्चारण पर यहाँ फिर दोहराना चाहूँगा। मानक उच्चारण का महत्व तो है ही, लेकिन हमें संदर्भ के अनुसार उस मानकता के साथ भी विचलन के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें मुख्य रूप से एक सफल और प्रभावी वक्ता बनना है तो श्रोताओं का ख्याल रख के बोलना, उसी तरह के विषय विन्यास के साथ बोलना, उसी तरह के
शब्दों के साथ बोलना, उसी प्रकार की वाक्य योजना के साथ बोलना, उसी प्रकार की भाषा की जो अलंकृति है उसके साथ बोलना, ऐसा बोलना कि उसके मानस और उसके हृदय से हमारा जुड़ाव हो जाए और हमारा उस पर धीरे धीरे अधिकार होते चले, हम उसे सम्मोहित कर सकें। यदि हम कितने भी बड़े विद्वान हों और हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा बोलना निरर्थक हो जाएगा, हम प्रभावी वक्तृत्व का उदाहरण पेश नहीं कर सकेंगे। उच्चार का एक पक्ष और है, वह है लोच। हमें प्रसंग के अनुसार, भाव के संदर्भ के अनुसार कभी अपनी आवाज को तेज करना है, कभी मंद करना है, कहाँ तेज करना है, कहाँ मंद करना है और कहाँ कुछ सेकंडों के लिए ठहर जाना है, अर्थबोध की एक विशेष स्थिति की सर्जना के लिए। यह सब भी विचारणीय है। और इसके साथ प्रवाहशीलता, भाषा की प्रवाहशीलता। प्रवाहशीलता का एक आशय तो यही है कि जो आप बोल रहे हों वह सामने वाले के लिए सुबोध हो, वह ठीक से समझ रहा हो, और दूसरा अर्थ है कि उसे रस भी आ रहा हो, यानी वह रोचक हो। सुबोधता और रोचकता दोनों सापेक्षिक गुण हैं, इसीलिए इन दोनों का निर्धारण वक्ता को श्रोता के संदर्भ में ही करना है। सुबोधता और रोचकता को मिलाकर ही हम उसे प्रवाहशीलता के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रवाहशीलता इस प्रकार से एक सापेक्षिक गुण है, पहले से कोई पूर्व निर्धारित प्रवाहशीलता का प्रारूप नहीं होता। आमतौर पर जो कहा जाता है कि वाक्य छोटे हों, सहज हों, प्रसंगानुकूल हों, संदर्भानुकूल हों, श्रोताओं के अनुसार उचित अलंकार विधान हो भाषा में, उचित रूपक विधान हो भाषा में, उचित उदाहरणों से समझाया जाए जो श्रोता को या श्रोताओं को रुचिकर लगे, यानी श्रोता के अनुभव क्षेत्र का उदाहरण हो, अनुभव क्षेत्र के शब्द हों, अनुभव क्षेत्र की अलंकार योजना हो, और उस समय जो उसकी मानसिक स्थिति है, जो मनोवृत्ति है, उसके अनुसार भाषा का पूरा विन्यास करके वक्ता बोले तो सफलता दूर की चीज नहीं है। उसका वक्तव्य 100% तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक प्रभावी होगा। और यह जो प्रवाहशीलता है वह मौखिक अभिव्यक्ति के साथ लिखित अभिव्यक्ति में भी एक आवश्यक गुण है। बहुत सारे लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि प्रवाह केवल वाचिक अभिव्यक्ति का पक्ष है, क्योंकि वे उच्चार में प्रवाह देखते हैं, लेकिन उच्चार में प्रवाह के स्तर से लेखन में प्रवाह का स्तर थोड़ा सा भिन्न भी होता है। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवाह को लेकर चुनौतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसमें उच्चारण से संबंधित भी चीजों का निर्वाह करना पड़ता है। कितना मानक उच्चारण, कितना विचलित उच्चारण करें, कब ठहर कर बोलना है, कब तेजी से बोलना है, कब उच्च स्वर में बोलना है, कब थोड़ा सा नरम या मंद स्वर में बोलना है, ये सब संदर्भानुकूल निर्धारित होते हैं। चूंकि इनकी स्थिति लेखन में नहीं होती है, इसलिए लेखन में प्रवाह का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि लेखक या लेखिका के रूप में आपकी भाषा सुबोध हो और रोचक हो। सुबोधता और रोचकता को लेकर अभी कुछ देर पहले जो चर्चा की गई है, लगभग उसी आशय के साथ
लेखन कला में सुबोधता और रोचकता का सन्निवेश आवश्यक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात विशेष रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि महाचिति चैनल को और अधिक प्रसारित करने की दिशा में आपका सहयोग अपेक्षित है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको इसमें कुछ त्रुटि या कुछ अरुचि होती है तो उसे भी उचित टिप्पणियों के साथ मुझ तक प्रेषित करें, ताकि अगले वीडियो में उचित समावेशन के साथ सुधार किया जा सके। लेकिन एक सावधानी यह बरतनी आवश्यक होगी कि त्वरित टिप्पणियों से बचें। बिना पूरा वीडियो सुने केवल थंबनेल या शीर्षक को देखकर या किसी पहले के पूर्वाग्रह के अनुसार तत्काल टिप्पणियां देने से परहेज करें, वरना इस चैनल का उद्देश्य प्रभावित होता है। धन्यवाद।